प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, हमारा ऑलरेडी टॉपिक चला हुआ है प्रवास, ठीक है, और प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम, ठीक है। तो हमने बेटा ध्यान कीजिए, पिछली वीडियो में और अधिकांशतः जब आपकी क्लास चली थी उस समय तक हमने जो है टॉपिक कहाँ तक कर लिया था, है ना। ये प्रश्न मैंने आपको लिखाया था बेटा, क्या प्रश्न लिखाया था कि वर्तमान में भारत की जनगणना में प्रवास की गणना, ठीक है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना, कि वर्तमान में भारत की जनगणना में काय की गणना, प्रवास की गणना किन दो तथ्यों के आधार पर की जाती है। प्रश्न ये था हमारा, समझ में आ गया। तो किन दो तथ्यों के आधार पर की जाती है, दो तथ्य आपको ये निकालने हैं। कौन कौन से निकालने हैं, एक तो आएगा बेटा काय के स्थान पर, जन्म के स्थान के आधार पर, समझ में आ गया, जन्म का स्थान, और एक निकालेंगे अपन काय का स्थान, निवास का स्थान, समझ में आ गया। तो जन्म के स्थान के आधार पर, है ना, तो प्रवास की गणना कैसे की जाती थी, यदि याद रखना बेटा, काय का स्थान, जन्म का स्थान, समझ में आ गया, यदि काय का स्थान, यदि जन्म का स्थान जो है काय के स्थान से भिन्न हो, गणना के स्थान से भिन्न हो, समझ में आ गया, गणना के स्थान से क्या हो, भिन्न हो, समझ में आ गया। दूसरा निकालना कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना का दूसरा तथ्य, है ना, जिस आधार पर प्रवास की गणना जो है की जाती थी, समझ में आ गया। तो दूसरा तथ्य बराबर कौन सा है, निकालना कि निवास का स्थान, काय का स्थान, निवास का स्थान। और क्या निकालोगे निवास के स्थान में, कि यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से क्या हो, भिन्न हो। ध्यान दीजिए, मैं लिख रखा आपको, है ना, यदि काय का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से, जैसे मानो ये दो स्थान हैं, समझ में आ गया, और व्यक्ति का जन्म तो इस स्थान का है, व्यक्ति का जन्म इस स्थान का है, जन्म स्थान, समझ में आ गया, और गणना की जा रही है इस वाले स्थान पर, गणना कहाँ की जा रही है, दूसरे वाले स्थान पर, समझ में आ गया, गणना कहाँ की जा रही है, दूसरे वाले स्थान पर। तो यहां देखिए कि जन्म का स्थान, यदि काय का स्थान, जन्म का स्थान, है ना, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से क्या हो, भिन्न हो। हालांकि कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, कौन से वाले स्थान पर, दूसरे वाले स्थान पर, लेकिन इस व्यक्ति का याद रखना जन्म का स्थान, गणना यही की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गणना का स्थान। तो यदि यहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है, समझ में आ गया, लेकिन उसका जन्म स्थान यहाँ का नहीं बोल रहा है, यानी कि जन्म स्थान तो उसका कहाँ का है, किसी पिछले स्थान का है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी व्यक्ति का बराबर क्या, जन्म स्थान, कौन से स्थान से, गणना के स्थान से क्या हो, भिन्न हो, तो याद रखना उसकी क्या की जाएगी, प्रवासी के तौर पर क्या की जाती है, गणना की जाती है। बात समझ में आ गया। और प्रवासी के तौर पर जो जनगणना है वो काय में सम्मिलित की गई, भारत की जनगणना में जो है सम्मिलित की गई। बात समझ में आ गई। तो यहां हमारा प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा है कि बेटा वर्तमान में भारत की जनगणना में, है ना, तो वर्तमान में भारत की जनगणना में काय की, प्रवास की जो गणना है वो किन दो तथ्यों के आधार पर की जाती है, समझ में आ गया। और आंसर सीधा सीधा है बेटा, एक तो निकालेंगे अपन काय का स्थान, जन्म का स्थान, और एक निकालेंगे अपन निवास का स्थान। और जन्म का स्थान के बारे में आपको सीधा सीधा लिखना है कि यदि याद रखना बेटा, काय का स्थान, यदि जन्म का स्थान काय के स्थान से भिन्न होना चाहिए, गणना के स्थान से भिन्न हो, तो याद रखना उसकी काय के तौर पर, प्रवासी के तौर पर याद रखना बेटा, काय में भारत की जनगणना में उसकी क्या की जाती है, गणना की जाती है। बात समझ में आ गई। और ऐसे आगे निकालो, यदि किसी व्यक्ति का याद रखना बेटा क्या, निवास का कौन सा स्थान, निवास का पिछला स्थान, समझ में आ गया। और यदि किसी व्यक्ति का निवास का याद रखना कौन सा स्थान, पिछला स्थान भी यदि याद रखना बेटा कौन से स्थान से, गणना के स्थान से भिन्न हो, तो उसकी गणना भी याद रखना बेटा काय के तौर पर, प्रवासी के तौर पर याद रखना बेटा काय के अंदर जो है सम्मिलित की जाती है, भारत की जनगणना में उसकी गणना जो है क्या की जाती है, सम्मिलित की जाती है। और समझ में आ गई। तो सीधा सीधा है हमारा प्रश्न, है ना, कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना जो है किन दो तथ्यों के आधार पर जो है बेटा क्या की जाती है। तो आंसर क्या निकालोगे कि एक तो आ जाएगा जन्म का स्थान, और एक आ जाएगा बेटा क्या, निवास का स्थान। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए बेटा आ गया ना, अगला प्रश्न है आपका कि पड़ोसी देशों से, कहां से भाई, पड़ोसी देशों से भारत में, मैं लिख रहा हूं आपको, है ना, पड़ोसी देशों से प्रश्न लिख रहा हूं मैं आपको ना बेटा, कौन से देशों से, पड़ोसी देशों से भारत में हुई आप्रवास का संक्षेप में वर्णन करें। पड़ोसी देशों से भारत में, प्रश्न उतार लीजिए बेटा आप भी, है ना, कि पड़ोसी देशों से भारत में हुए आप्रवास का, आप्रवास का मतलब मैं बता दूंगा आपको, पहले एक बार प्रश्न उतार लीजिए आप, कि प्रश्न क्या है कि पड़ोसी देशों से भारत में हुए आप्रवास का बराबर संक्षेप में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा ना कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा। देखना बेटा आंसर बहुत इजी है इसका ना,
कि पड़ोसी देशों से भारत में हुए आप्रवास का, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं मानचित्र बनाकर यहां समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा, है ना, कि इस प्रश्न का आंसर जो है कैसे निकालेंगे अपन, ना। तो देखिएगा बेटा ना, कि पड़ोसी देशों से, ध्यान दीजिए बेटा, कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार, और ध्यान से सुनते हुए रहना क्या कह रहा हूं मैं आपको, ना, कि काय की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, अन्यत्र देशों से, कहां से भाई, अन्यत्र देशों से, कहां से, अन्यत्र देशों से, समझ में आ गया, कहां पे बेटा, भारत में, समझ में आ गया, भारत में अन्यत्र देशों से, अभी पड़ोसी देशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया, किसकी बात नहीं कर रहा हूं, पड़ोसी देशों की बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आ गया। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, आगे क्या कह रहा हूं मैं आपको, है ना। तो सीधा सीधा है कि विश्व के अन्यत्र देशों से, ठीक है, विश्व के अन्यत्र देशों से भारत में, यह रखना बेटा, लगभग यहां निकाल देना 53.63 लाख, या कहूं तो पूरा आंकड़ा निकालना चाहें तो 53, 63 और 099, ठीक है, लाख व्यक्तियों का रखना बेटा, विश्व के अन्यत्र देशों से, कहां से, बोलो, विश्व के अन्यत्र देशों से, विश्व के अन्यत्र देशों से, याद रखना बेटा, कहां की ओर, भारत की ओर, समझ में आ गया। तो विश्व के अन्यत्र देशों से, मैं फिर कह रहा हूं बेटा आपको, है ना, कि मैं पड़ोसी देशों की अभी बात नहीं कर रहा हूं, जबकि हमारा प्रश्न क्या है कि कौन से देशों से, पड़ोसी देशों से भारत में हुए आप्रवास का बराबर क्या कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न हमारा ये है ना, लेकिन पूरा ही आंसर निकाल रहे हैं अपन, ना। तो कौन सी जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, समझ में आ गया, सन 2011 की बराबर काय के अनुसार बेटा, जनगणना के अनुसार, ध्यान दीजिएगा ना, सीधा सीधा आंसर है इसका, आपको समझ में आ जाएगा ना। तो सन 2011 की काय के अनुसार, जनगणना के अनुसार विश्व के अन्यत्र देशों से कितना बेटा, 53, 63, 099, यानी कि 53.63, समझ में आ गया, 53 कितना, 63 लाख व्यक्तियों ने भारत की ओर क्या किया, आप्रवास किया, समझ में आ गया, जिसमें से भी, है ना, इसमें से भी देखना बेटा ना, इसमें से भी लगभग बेटा 88 पॉइंट कितना, 88.9%, समझ में आ गया, 88 पॉइंट कितना, 88.9% आप्रवास जो है, समझ में आ गया, 88.9% आप्रवास जो है। अब निकाल देना ये जो है बराबर कहां से देखा गया बेटा, निकाल दो, कौन से देशों से देखा गया, पड़ोसी देशों से देखा गया, समझ में आ गया। तो ये जो पूरा ये पूरे लोग जो आए हुए हैं, काय के तौर पर आए हुए हैं, आप्रवास के तौर पर आए हुए हैं, विश्व के अन्यत्र देशों से, कहां की ओर आए हुए हैं, भारत की ओर आए हुए हैं, समझ में आ गया, जिसमें से याद रखना बेटा कितना, 88.9% आप्रवास जो है, याद रखना बेटा, भारत के अंदर जो आप्रवास हुआ, समझ में आ गया, तो 88.9% आप्रवास जो है, या आप्रवासी जो है, समझ में आ गया, आप्रवासी जो है बराबर कौन से देशों से, पड़ोसी देशों से, कहां की ओर आए, भारत की ओर आए, समझ में आ गया। आगे देखिए बेटा, पड़ोसी देशों का मतलब एक तो आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा बांग्लादेश, कौन सा जाएगा, बांग्लादेश, एक तो आ गया बांग्लादेश, ठीक है, एक मैं यहां ऊपर से निकालूंगा बेटा, देश आ जाएगा नेपाल, कौन सा जाएगा, नेपाल, और एक मैं इधर से निकालूंगा बेटा, आ जाएगा पाकिस्तान, कौन सा जाएगा, पाकिस्तान, और एक मैं यहां नीचे से निकाल रहा हूं, देश बराबर आ गया बेटा श्रीलंका, कौन सा आ गया, श्रीलंका, ठीक है। तो अब आपको आगे क्या ध्यान देना है, सुनिएगा बेटा ना, कि भारत के जो विभिन्न पड़ोसी देशों से भारत में बराबर क्या हुआ, आप्रवास हुआ, तो सर्वाधिक आप्रवास जो है वो कौन से देश से भारत की ओर हुआ, समझ में आ गया, कौन से देश से कहां की ओर हुआ, भारत की ओर। तो देखिए बेटा, सबसे अधिक जो आप्रवास पड़ोसी देश से हुआ, समझ में आ गया, सबसे अधिक आप्रवास जिस पड़ोसी देश से कहां की ओर हुआ, भारत की ओर हुआ, या सर्वाधिक आप्रवासी जिस देश से कहां की ओर आए, भारत की ओर आए, समझ में आ गया, वो देश बराबर निकलेगा कौन सा, बांग्लादेश, और कितना है, 27 पॉइंट कितना लाख लिख देना, 47 लाख, समझ में आ गया। तो यानी कि अकेले बांग्लादेश से, कहां से बेटा, अकेले बांग्लादेश से कितने, 27.47 लाख आप्रवासियों ने कहां की ओर, भारत की ओर बराबर क्या किया, आप्रवास किया। बात समझ में आगे होगी, आ गई। इसके बाद में सेकंड देश चलेगा बेटा अपना पाकिस्तान, कौन सा चलेगा, पाकिस्तान, समझ में आ गया, और पाकिस्तान से याद रखना बेटा कितने, 9 पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, है ना, ध्यान दीजिएगा, 9 पॉइंट कितना, 9.18 लाख व्यक्तियों ने याद रखना बेटा कहां की ओर, भारत की ओर, कहां की ओर, भारत की ओर बराबर क्या किया, आप्रवास किया। आ गया। इसके बाद में उठाएंगे अपन नेपाल, कौन सा उठाएंगे, और नेपाल से भी याद रखना बेटा भारत की ओर, समझ में आ गया, कहां से, नेपाल से भी भारत की ओर कितने आप्रवासियों ने, समझ में आ गया, कितने आप्रवासियों ने, तो यहां निकालेंगे बेटा 8.10 लाख, कितना निकालेंगे, 8.10 लाख आप्रवासियों ने याद रखना बेटा कौन से देश की ओर, भारत देश की ओर क्या किया, आप्रवास
किया। समझ में आ गया। अब निकालेंगे बेटा अपन, एक और है अपने पास में श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। और श्रीलंका से याद रखना बेटा लगभग, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं आपको ना, और श्रीलंका से भी लगभग याद रखना बेटा 1.98 यानी कि 1 पॉइंट याद रखना 98 लाख व्यक्तियों, 98 लाख व्यक्तियों, या कहूं तो बेटा किन्होंने? आप्रवासियों ने। किन्होंने? आप्रवासियों ने बराबर क्या किया? आगमन किया। क्या किया भाई? आगमन किया। समझ में आ गया। अब सुनिए, तो ये जो आंकड़ा बेटा विश्व के अन्यत्र देशों से या विश्व के पड़ोसी देशों से जो भारत की ओर क्या हुआ? आप्रवास हुआ। समझ में आ गया। तो इसी आप्रवास के अंदर देखना बेटा लगभग, है ना, इसी आप्रवास के अंदर, समझ में आ गया, विश्व के अन्यत्र देशों से याद रखना बेटा कितनी संख्या? 1.6 लाख। कितनी भाई? 1.6 लाख। मैं आपको यहां लिख रहा हूं, है ना, कितनी? 1.6 लाख। 1.6 लाख जो लोग हैं अपना विश्व के अन्यत्र देशों से याद बेटा काय के तौर पर? शरणार्थी के तौर पर। समझ में आ गया। काय के तौर पर? शरणार्थी के तौर पर जो है कहां की ओर आए? शरणार्थी के तौर पर याद बेटा कहां की ओर आए? भारत की ओर आए। कहां की ओर आए? भारत की ओर आए। समझ में आ गया। और कहां से आए इनका भी निकालते हैं अपन। जैसे आ जाता है आपका श्रीलंका। कौन सा देश आ गया? श्रीलंका। जैसे आ गया बेटा आपका म्यांमार। क्या आ गया? म्यांमार। जैसे आ गया आपका यहां देश पाकिस्तान। क्या आ गया? पाकिस्तान। जैसे आ गया बेटा आपका देश बराबर आ गया अफगानिस्तान। क्या आ गया? अफगानिस्तान। ठीक है। जैसे आगे निकालिए बेटा देश आ गया आपका बांग्लादेश। क्या आ गया भाई? बांग्लादेश। समझ में आ गया। जैसे आगे देश निकालू मैं आपको, आगे बेटा ईरान। क्या आ गया भाई? ईरान। समझ में आ गया। तो इन देशों से समझ में आ गया कौन कौन से देश में आपको लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका है, इसके अलावा बेटा आगे देखिएगा अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, पाकिस्तान है, ठीक है, म्यांमार है, और आगे निकालना चाहो तो निकाल देना तिब्बत। कौन सा आ गया? तिब्बत। समझ में आ गया। आदि देशों से समझ में आ गया लोगों ने, समझ में आ गया, काय के तौर पर? शरणार्थी के तौर पर यार बेटा कौन से देश में यार बेटा आप्रवास किया हुआ है? भारत देश में जो है आकर के क्या ली? शरण ली। समझ में आ गया। शरण ली, इसलिए यार इनको क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। समझ में आ गया। तो कौन कौन से देशों से भाई? ये तो हो गया विश्व के अन्यत्र देशों की बात कर लो, चाहे बात कर लो भारत के विभिन्न काय की बेटा पड़ोसी देशों की, और भारत के पड़ोसी देशों से भारत में जो हमें क्या देखने को मिला? आप्रवास देखने को मिला। ये तो हो गया उसका वर्णन। समझ में आ गया। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि भारत के पड़ोसी देशों से जो ये आप्रवास हुआ, कहां की ओर हुआ? भारत की ओर हुआ। समझ में आ गया। तो इसी आप्रवास में यार रखना बेटा करीब कितने लाख शरणार्थी जो है आप्रवास के तौर पर भारत की ओर देखे गए? बोलो 1.6 लाख। कितने बेटा? 1.6 लाख। समझ में आ गया। जो शरणार्थी हैं आप्रवास के तौर पर, समझ में आ गया, ये कहां की ओर आए? भारत की ओर आए। बात समझ में आ गई। और कहां से आए ये शरणार्थी? आए कहां से थे बेटा? एक तो है श्रीलंका, एक है म्यांमार, एक है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान, एक है बेटा बांग्लादेश, एक है ईरान, और लास्ट में निकाल दिया मैंने बेटा आपको तिब्बत। क्या निकाल दिया? तिब्बत। इन देशों से यार रखना बेटा इन शरणार्थियों ने, है ना बेटा, कहां की ओर आप्रवास किया? भारत की ओर आप्रवास किया। समझ में आ गया। तो देखिए बेटा हमारा प्रश्न यह है कि पड़ोसी देशों से भारत में हुए आप्रवास का संक्षेप में बराबर क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का आंसर जो है मैं आपको बोल रहा हूं, और आप अपनी नोटबुक के अंदर जो है बेटा इस प्रश्न का आंसर जो है क्या कर लेना? नोटिस कर लेना। समझ में आ गया। तो लिखना बेटा क्या लिखोगे, है ना, लिखना सन, मैं लिख रहा हूं आपको ना, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, लिखना बेटा सन 2011 की जनगणना के अनुसार। समझ में आ गया। आगे लिखना बेटा कि भारत में अन्य देशों से लगभग, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से लगभग 1.6 लाख, अन्य देशों से लगभग यहां निकालो बेटा, वही आएगा आपका 53,63,099 लाख व्यक्तियों ने भारत में अन्य देशों से कितने बेटा? 53,63,099 लाख व्यक्तियों ने, लिख देना बेटा, भारत की ओर बराबर क्या किया? आप्रवास किया। क्या किया भाई? आप्रवास किया। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी ना बेटा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कहां से? अन्यत्र देशों से लगभग कितना? 53.63। समझ में आ गया। 53.63 लाख व्यक्तियों ने भारत की ओर बराबर क्या किया? आप्रवास किया। समझ में आ गया। यहां तक उतार लेना आप। उसके बाद में बात करेंगे अपन कि इस
आप्रवास में, कितने आप्रवास में 53.63 लाख आप्रवासियों ने जो कहां की ओर आप्रवास किया, भारत की ओर आप्रवास किया। इस होने वाले आप्रवास में से कितना 88.9% आप्रवास जो है समझ में आ गया भारत के कहां से हुआ, पड़ोसी देशों से हुआ। समझ में आ गया। तो मैं अगली बात निकाल रहा हूं बेटा आपको, है ना। तो अगली बात क्या निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, निकालिए। मैं भी कह रहा हूं आपको कि इन आप्रवासियों में समझ में आ गया, निकाल दो भले। इन आप्रवासियों में 88.9% क्या आप्रवासी, बताया था मैंने आपको 88.9, ये रहा, ठीक है ना। तो कितने इसी आप्रवास में याद रखना बेटा, कितना 88.9% आप्रवासी लिख देना बेटा भारत के पड़ोसी देशों से, भारत की ओर काय के तौर पर आए, आप्रवास के रूप में आए। यहां तक उतार लो, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से लगभग 53.63 यानी कि 53,63,099 लाख व्यक्तियों ने आप्रवासियों के तौर पर समझ में आ गया कहां की ओर, भारत की ओर बराबर क्या किया, आगमन किया, या कहूं तो बेटा आप्रवास किया। और इस होने वाले टोटल आप्रवास में से समझ में आ गया, इस होने वाले टोटल काय में से, आप्रवास में से कितना प्रतिशत, याद रखना बेटा 88.9% आप्रवास जो है निकाल देना बेटा। ये आप्रवासी जो है कहां से आए थे, भारत के पड़ोसी देशों से कहां की ओर आए थे, भारत की ओर आए थे। कहूं तो 88.9 जो % आपका निकल के आ रहा है, समझ में आ गया। ये आप्रवासी बराबर कहां से संबंधित थे, पड़ोसी देशों से संबंधित थे। समझ में आ गया। तो यहां तक उतार लेना। इसके बाद में आगे देखना बेटा, हमें जो बात निकालनी है, मैंने आपको बताया था कि भारत की ओर, है ना, जो सर्वाधिक आप्रवास जिस पड़ोसी देश से देखा गया था, उस देश का नाम आएगा सबसे पहले निकालना बांग्लादेश। कौन सा आएगा, बांग्लादेश के बाद में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में नेपाल, और नेपाल के बाद में लास्ट में लिखना है हमको कौन सा, श्रीलंका। तो यही बात हमें आगे लिखनी है। समझ में आ गया। लिखना बेटा, क्या लिखना है आपको, आगे बढ़ाइए प्रश्न के आंसर को। इनमें सर्वाधिक संख्या, समझ में आ गया, इनमें सर्वाधिक संख्या निकालना बेटा, देश बराबर आ जाएगा बांग्लादेश। इनमें सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश, आंकड़ा जरूर रखना, कितना आ जाएगा 27.47 लाख, ठीक है 27.47 लाख, कौमा अगला देश कौन सा लिखना है, पाकिस्तान। कौन सा लिखना है बेटा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में निकाल देना कितना है 9.18 लाख, कितना जाएगा भाई 9.18 लाख। उसके बाद में आगे निकालो बेटा देश नेपाल। कौन सा आएगा, नेपाल से निकाल देना कितना हो जाएगा 8.10 लाख, कितना हो जाएगा 8.10 लाख, हो गया 8.10 लाख। उसके बाद में आगे निकालना बेटा वे कहां से, वही श्रीलंका से, कहां से, वही श्रीलंका से निकालना कितना जाएगा 1.98, कितना जाएगा 1.98 लाख, ठीक है कितना हो जाएगा 1.98 लाख। समझ में आ गया। बराबर क्या बेटा 1.98 लाख जो है आप्रवासी, समझ में आ गया 1.98 लाख आप्रवासी जो है 1.98 लाख आप्रवासी जो है याद रखना बेटा भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों से कहां की ओर आए, भारत की ओर आए। समझ में आ गया। भारत की ओर आए, या कहें तो बेटा भारत में अंदर आए, काय के तौर पर आए, आप्रवासियों के तौर पर, काय के तौर पर, आप्रवासियों के तौर पर ये कहां पे आए, भारत की ओर आए। लेकिन कहां से आए, भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों से भारत की ओर आए। समझ में आ गया। तो यही जो आपका बेटा प्रश्न क्या था कि पड़ोसी देशों से भारत की ओर होने वाले, है ना, क्या का आप्रवास का बराबर संक्षेप में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। प्रश्न था हमारा ये, और उसका आंसर जो है लगभग यही निकल के आ रहा है ना। तो लास्ट की बात हमने क्या निकाली बेटा कि इनमें सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश से, है ना, कितने लाख आप्रवासी 27.47 लाख आप्रवासी, पाकिस्तान से कितने 9.18 लाख प्रवासी, समझ में आ गया आप्रवासी, और नेपाल से कितने 8.10 लाख आप्रवासी आ गया। और ऐसे आगे निकालो बेटा कहां से, श्रीलंका से, यार रखना बेटा कितने 1.98 लाख आप्रवासी जो है कहां की ओर आए, भारत की ओर आए। लिख देना ना 1.98 लाख आप्रवासी, 1.98 लाख आप्रवासी भारत की ओर आए। कहां की ओर आए, भारत की ओर आए। यहां तक लिख देना, लिख दिया। इसके बाद में मैंने आपको कहा था बेटा कि एक चीज और हमें यहां ऐड करनी है, उतारो पहले आप यहां तक। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि एक चीज और हमें यहां पे ऐड करनी है
कि याद रखना बेटा कि इसी होने वाले आप्रवास में, समझ में आ गया, इसमें याद रखना बेटा, इसमें मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि इसी में, समझ में आ गया, लगभग तिब्बत से, श्रीलंका से, म्यांमार से, समझ में आ गया, ईरान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, समझ में आ गया, कितने 1.6 लाख, कितने बेटा 1.6 लाख बराबर कौन भी सम्मिलित हैं, 1.6 लाख शरणार्थी भी सम्मिलित हैं, समझ में आ गया। तो हमें ये बात और लिखनी है, समझ में आ गया। तो इस बात को आप लिखोगे, लिखना क्या लिखना है कि यहां से लिखना बेटा आप, है ना, मैं लिख रहा हूं यहां पे भी आपको आगे लिखना कि लिखना इसमें तिब्बत, देशों के नाम लिख देना इसमें, है ना, इसमें तिब्बत, इसी प्रश्न के आंसर में पैराग्राफ चेंज करते हुए लिख देना आंसर, समझ में आ गया। तो इसमें तिब्बत निकाल रहा हूं मैं आपको, है ना, इसके बाद से लिखना है, ठीक है, यहां तक जो आपने लिखा उसके बाद में आपको यहां से लिखना है जो मैं आपको बोल रहा हूं ना। और यहां जो मैं बात आपको ऐड करने जा रहा हूं वो बात कौन सी रहेगी कि हमें अब यहां थोड़ी सी बात काय की भी करनी है बेटा, शरणार्थियों की भी करनी है, समझ में आ गया। तो शरणार्थियों की बात कितनी है बता बेटा, 1.6 लाख शरणार्थी जो है, समझ में आ गया। तो आगे लिखिए बेटा इसमें, समझ में आ गया, इसमें लिखना बेटा इसमें तिब्बत, ठीक है, तिब्बत के बाद आगे चलना म्यांमार, समझ में आ गया, और म्यांमार के बाद आगे लिखना श्रीलंका, कौन सा लिखना बेटा, श्रीलंका एवं आगे लिखना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, आगे लिखना बेटा पाकिस्तान, फिर आगे लिखना बेटा वे बांग्लादेश, कौन सा देश, बांग्लादेश, समझ में आ गया, वे बांग्लादेश, वे ईरान से, कहां से भाई, वे ईरान से 1.6 लाख, कितने भाई 1.6 लाख, जहां तक उतारो है ना, और 1.6 लाख, समझ में आ गया, शरणार्थी भी क्या हैं, सम्मिलित हैं, 1.6 लाख लिख देना बेटा, क्या भी सम्मिलित हैं, शरणार्थी भी सम्मिलित हैं, शरणार्थी भी क्या है भाई, सम्मिलित हैं, 1.6 लाख क्या भी सम्मिलित हैं, शरणार्थी भी सम्मिलित हैं। आप सभी का ध्यान एक बार पुनः मैं बेटा ब्लैक बोर्ड की ओर चाहूंगा, ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा सीधा सीधा प्रश्न है कि पड़ोसी देशों से, कहां से बेटा, पड़ोसी देशों से देखना बेटा, भारत की ओर होने वाले, है ना, भारत की ओर होने वाले आप्रवास पर संक्षिप्त क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, समझ में आ गया। और पड़ोसी देशों से होने वाले जब आप्रवास की बात करते हैं तो पड़ोसी देश सीधा सीधा हमारे माइंड में आ जाते हैं, है ना, कि पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है और नेपाल भी है, समझ में आ गया। तो हमने प्रश्न का आंसर क्या बनाया, मैं एक बार पुनः आपको है ना शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूं, है ना, कि आपने आंसर क्या पढ़ा और क्या लिखा और क्या समझा और आपने क्या उतारा, समझ में आ गया। देखना बेटा कि सबसे पहली बात करूंगा कि याद रखना बेटा 2011 की जनगणना में, समझ में आ गया, कौन सी जनगणना में, 2011 की जनगणना में, याद रखना बेटा, यानी कि विश्व के अन्यत्र देशों से, अभी तो मैं पड़ोसी देशों की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, तो विश्व के अन्य देशों से, समझ में आ गया, जो भारत की ओर, याद रखना बेटा, जो आप्रवास हुआ ना, तो कितने लाख आप्रवासियों ने, आपको ये निकालना है, कितने बेटा, विश्व के अन्य देशों से भारत की ओर कितने आप्रवासियों ने, 53.63, या पूरा निकाल देना 53,63,099, समझ में आ गया, लाख व्यक्तियों ने, याद रखना बेटा, विश्व के अन्य देशों से भारत की ओर क्या किया, आप्रवास किया, बात समझ में आ गया, है ना। और आगे निकालना बेटा आपको कि इसी आप्रवास में, समझ में आ गया, इसी आप्रवास में आपको जो निकालना है कि इन आप्रवासियों में, समझ में आ गया, निकालो कितना, इन आप्रवासियों में मैंने आपको यहां पे बताया था कितना, 88.9% आप्रवासी जो हैं, और यहां पे भी लिख दिया, है ना। तो इन आप्रवासियों में कितना बेटा, 88.9% आप्रवासी जो थे ये भारत क्या रखना बेटा, अब समझ में आ गया, कहां से आए थे, पड़ोसी देशों से, कहां से, भारत के पड़ोसी देशों से, कहां की ओर आए थे, भारत के पड़ोसी देशों से कहां की ओर आए थे, भारत की ओर आए थे, समझ में आ गया। तो कितने प्रतिशत बेटा, 88.9% आप्रवासी जो हैं भारत के कहां से बेटा, पड़ोसी देशों से कहां की ओर, भारत की ओर, काय के तौर पर, आप्रवासियों के तौर पर भारत की ओर आए, बात समझ में आ गया। अच्छा देखना बेटा, इसी होने वाले आप्रवास में ना विश्व के जो रखना बेटा, जो पड़ोसी देश हैं, या कहूं बेटा भारत के जो क्या है, पड़ोसी देश हैं, समझ में आ गया। तो भारत के पड़ोसी देशों से भारत की ओर जो क्या हुआ, आप्रवास हुआ, है ना। इस आप्रवास में सर्वाधिक संख्या जो है देखी गई कहां से, भारत के किस पड़ोसी देश से देखी गई, बांग्लादेश से, किसे देखी गई, बांग्लादेश से, समझ में आ गया। और बांग्लादेश से कितना आप्रवासियों की संख्या दर्ज की गई, 27.47 लाख, पहला, है ना। तो एक नंबर का प्रश्न बन जाता है छोटा, क्या प्रश्न बन जाता है कि भारत की ओर आप्रवासियों की संख्या किस देश से सर्वाधिक रही, समझ में आ गया, या किस देश से, या प्रश्न ऐसे बना दो कि किस देश से, यानी कि बेटा भारत की ओर आप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक रही, तो देश बराबर कौन सा रहेगा बेटा, बांग्लादेश, कौन सा रहेगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश से कितनी रही,
कितने लाख आप्रवासी जो है बेटा काय के तौर पर, आप्रवास के तौर पर कहां की ओर आए, भारत की ओर आए। तो बांग्लादेश से सर्वाधिक आए, समझ में आ गया। आप्रवासियों के तौर पर लोग जो है सर्वाधिक आए कहां की ओर, भारत की ओर। और कितने आए बेटा, 27.47 लाख पहला। इसके अलावा देखना बेटा आगे कि इनमें सर्वाधिक संख्या कहां की रही, बांग्लादेश से, समझ में आ गया। कितनी रही बेटा, 27.47 लाख। पाकिस्तान से कितनी रही, 9.18 लाख। नेपाल से कितनी रही, 8.10 लाख। कितनी रही, 8.10 लाख। और उसके बाद में बात करूंगा बेटा कहां से, श्रीलंका से। और श्रीलंका से यार बेटा आप्रवासियों के तौर पर होने वाला जो आप्रवास होता है उसकी संख्या कितनी रहती है, या आप्रवासियों की संख्या कितनी रहती है, 1.98 लाख आप्रवासी जो है कहां की ओर आए, भारत की ओर आए। और कहां से आए, भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों से भारत की ओर आए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो जाता है बेटा आपका प्रश्न बराबर क्या, कि पड़ोसी देशों से होने वाले भारत में बराबर काय का संक्षेप में वर्णन कीजिए, होने वाले आप्रवास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्लियर, बोला। अच्छा, इसी में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसी याद रखना बेटा, भारत के जो विभिन्न पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों से भारत की ओर जो क्या हुआ, आप्रवास हुआ। समझ में आ गया। इसी होने वाले आप्रवास में यार बेटा कौन भी सम्मिलित किए जाते हैं, शरणार्थी लोग जो हैं ये भी सम्मिलित किए जाते हैं। और इसमें यार बेटा कहां से, तिब्बत। कहां से बेटा, तिब्बत। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बेटा ना, इसमें तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका आ गया। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन सा बेटा, बांग्लादेश। समझ में आ गया। और ईरान से कितना, ईरान आदि देशों से बेटा कितने लोग, 1.6 लाख लोग ये जो है बेटा काय के तौर पर सम्मिलित किए जाते हैं। 1.6 लाख लोग जो है बेटा काय के तौर पर, शरणार्थी के तौर पर जो है क्या किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये हो जाता है भारत के पड़ोसी देशों से बेटा भारत में होने वाले आप्रवास का बराबर क्या कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा पड़ोसी देशों से भारत में होने वाला आप्रवास। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं यहां जो आपको अगला प्रश्न बनाने जा रहा हूं, समझ में आ गया। वो आपको अभी थोड़ी देर पहले यहां एक शब्द आया था कि शरणार्थी किसे कहते हैं, है ना। तो बहुत से बच्चे तो यूं सोच रहे होंगे कि बेटा ये शरणार्थी होता क्या है ना, कि शरणार्थी का मतलब क्या होता है ना। और शरणार्थी की परिभाषा भी अपने आप में क्या है बेटा, जी है। देखना क्या पढ़ने की परिभाषा ना, क्या की शरणार्थी क्या ना। तो याद रखना बेटा, जो लोग अपने देश में, जो लोग स्वयं अपने देश में, है ना, कैसे भी कह लो, तो जो लोग अपने बराबर कहां पे बेटा, देश में, एक तो काय के कारण, अपने स्वयं की बराबर काय के कारण, असुरक्षा के कारण, या जिस देश में वह रहता है अशांत क्षेत्र कर दो इसको ना। और कैसा क्षेत्र होने के कारण, अशांत क्षेत्र। वह याद रखना बेटा कौन से अधिकारों की, मानव अधिकारों की। किसके भाई, मानव अधिकारों की, मानव अधिकारों की हनन होने के कारण, मानव अधिकारों के क्या होने के कारण, मानव अधिकारों के हनन होने के कारण, याद रखना बेटा दूसरे देश में, दूसरे देश में, दूसरे देश में, आगे लिखो बेटा शरण। ठीक है, दूसरे देश में क्या, दूसरे देश में लिख देना बेटा जो शरण लेने की, याद रखना बेटा शरण लेने के लिए क्या जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, जो क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो शरण लेने के लिए लिख देना, शरण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो 1.6 लाख, कितने बेटा, 1.6 लाख। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता चुका हूं ना। तो 1.6 लाख शरणार्थियों ने याद रखना बेटा भारत के अन्यत्र पड़ोसी देशों से कहां की ओर आप्रवास किया, भारत की ओर आप्रवास किया। लेकिन यहां शरणार्थी की परिभाषा क्या बन जाती है, कि शरणार्थी की परिभाषा सीधी सीधी है। समझ में आ गया कि याद रखना बेटा जो लोग अपने स्वयं के देश में, समझ में आ गया, मैं हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी देश हो सकता है, XYZ। समझ में आ गया। तो याद रखना कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग, समझ में आ गया, जब स्वयं के अपने देश में, है ना, जब उसकी याद रखना बेटा शांति को क्या उत्पन्न हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए, या कहूं तो बेटा उस क्षेत्र में क्या व्याप्त हो जाए, शांति व्याप्त हो जाए, स्वयं की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को भी क्या उत्पन्न हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए। यानी कि मतलब क्या उत्पन्न हो गया, व्यक्ति के लिए क्या उत्पन्न हो गया, असुरक्षा। क्या उत्पन्न हो गया, असुरक्षा। और देश में मानव को, समझ में आ गया, उसी देश में मानव को, जिस देश में वह मानव रहता है, समझ में आ गया, और उसी देश में उस मानव की रखना जब कौन से अधिकारों का, मानव अधिकारों का क्या कर लिया जाए, हनन कर लिया जाए। समझ में आ गया। तो ऐसी कंडीशन जब किसी देश में, समझ में आ गया, रहने वाले व्यक्ति के सामने आ जाती है, तो याद रखना बेटा वह व्यक्ति, समझ में आ गया, वह व्यक्ति, समझ में आ गया, कहां, किसी दूसरे देश में क्या लेने के लिए, शरण लेने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है, जिसे याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, शरणार्थी कहा जाता है। तो शरणार्थी का मतलब क्या है,
एक प्रश्न बना ही लेना बेटा अलग से, है ना। क्या बनाओगे प्रश्न कि शरणार्थी से आपका क्या अभिप्राय है, समझ में आ गया। शरणार्थी से आपका क्या अभिप्राय है, तो सीधा सीधा आंसर निकालना बेटा कि जो लोग अपने देश में, है ना, काय के कारण, असुरक्षा के कारण, काय के होने के कारण, अशांत क्षेत्र के कारण, वे मानव अधिकारों की, है ना, क्या होने के कारण, मानव अधिकारों के हनन होने के कारण दूसरे देशों में शरण लेने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। तो याद रखना बेटा यही लोग जो है क्या कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो ये प्रश्न जो है बना के उतार लेना ना, इसका आंसर भी मैंने आपको लिख दिया है, आपको शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमारा प्रश्न हो गया पड़ोसी देशों से भारत की ओर होने वाले आप्रवास का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये भी हो गया। और उसके बाद में मैंने आपको अगला प्रश्न बता दिया क्या बेटा कि शरणार्थी से जो है बेटा आपका क्या अभिप्राय है, समझ में आ गया यहां तक, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा ना, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा अपन अब जी। ध्यान दीजिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं आपको कि थोड़े दिन पहले जो अपनी बेटा क्लास चली थी उसके बाद में जो टॉपिक चल रहा है उसी को मैं आगे आपको बेटा लिखा रहा हूं ना, तो कवर करते रहना, है ना। वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है ना बेटा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि अंतः राज्य, कौन सा राज्य है, और शायद मैंने आपको क्लास में जब आप हाजिर हुए थे, समझ में आ गया, तो ये प्रश्न भी मैंने आपको बोल करके बताया था, है ना, कि कौन सा प्रश्न है बेटा, अंतः राज्य व अंतर्राज्यीय प्रवास, कौन सा प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, प्रवास में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, बन गया प्रश्न। तो देखना बेटा मैंने आपको बताया था, है ना, कि वैसे तो प्रवास के कितने रूप होते हैं, प्रवास के दो प्रकार बतलाइए, बनता है प्रश्न। तो प्रवास के दो प्रकारों में ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रवास का एक प्रकार तो बनता है आंतरिक प्रवास, कौन सा बनता है बेटा, आंतरिक प्रवास। और इसी आंतरिक प्रवास को मैंने आपको कहा था कि बेटा क्या भी कहा जाता है, किसी आंतरिक प्रवास को याद रखना बेटा अंतर्देशीय, कौन सा, अंतर्देशीय प्रवास भी कहा जाता है। और एक और बनता है बेटा आपका कौन सा, दूसरा निकालेंगे तो कौन सा प्रवास बनता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, कौन सा बनता है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ध्यान दीजिएगा ना। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों में अंतर है, दोनों प्रवास में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या कहा कि प्रवास के बराबर क्या बतलाइए, दो प्रकार बतलाइए, समझ में आ गया। तो प्रवास के दो प्रकार बराबर कौन कौन से होते हैं, एक तो ये निकाल दिया बेटा मैंने आपको आंतरिक, या इसी को कहते हैं अंतर्देशीय प्रवास, समझ में आ गया। और दूसरा बनेगा बेटा कौन सा, इसका नाम मैंने आपको यहां लिखा हुआ है, कौन सा प्रवास बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, समझ में आ गया। और यहां मैंने आपको यह भी बताया था कि जो आपका याद रखना बेटा आंतरिक प्रवास होता है या अंतर्देशीय प्रवास जो होता है, ये देश की याद रखना बेटा ना आंतरिक सीमाओं के अंदर जो है हमें क्या देखने को मिलता है, प्रवास देखने को मिलता है। तो आंतरिक प्रवास की परिभाषा क्या होती है कि किसी देश की याद रखना बेटा कौन सी सीमाओं के अंतर्गत ही, राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत ही, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यानी देश के आंतरिक भागों के मध्य में ही होने वाला प्रवास, समझ में आ गया, क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवास कहलाता है, समझ में आ गया। और इसे ही अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो याद रखना बेटा आंतरिक प्रवास जो है कौन कौन से रूपों में हमें देखने को मिलता है, समझ में आ गया, कौन सा प्रवास, आंतरिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास जो है याद रखना बेटा हमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय, है ना, इन दो रूपों में जो है हमें याद रखना बेटा कौन सा प्रवास, आंतरिक प्रवास जो है क्या बेटा देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं बेटा कौन सा प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, कौन सा प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो ध्यान दीजिए बेटा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के भी आगे मैंने आपको बताया था लगभग, याद रखना बेटा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है ये भी कितने रूपों में, दो रूपों में, कौन कौन से, एक तो बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है, एक तो क्या बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एक, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है उसका एक रूप तो क्या बन जाता है, जिसको कहते हैं अंतः महाद्वीपीय, क्या कहते हैं, अंतः महाद्वीपीय प्रवास। और एक और बनेगा, इसका नाम बनेगा बेटा अंतर महाद्वीपीय, क्या बनेगा भाई, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, ये रहा साहब आपको, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी रखना बेटा कौन कौन से दो रूपों में हमें जो है बेटा देखने को मिलता है, तो निकाल देना बेटा। एक तो है अंत है, अंत है के बाद में मैंने विसर्ग लगा दिया है, फिर लिख दिया है महाद्वीपीय, लिख दिया है। लेकिन यहां दूसरा है अंतर, इसमें देखना क्या अंतर है, ये तो है अंत है महाद्वीपीय, जबकि ये है अंतर महाद्वीपीय, कौन सा है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। बात समझ में आ गई। अब देखिए बेटा प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन अब कि यहां हमसे क्या पूछ रहा है कि एक तो है अंतर्राज्यीय प्रवास और एक है बेटा कौन सा, अंतर्राज्यीय प्रवास में बराबर क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। आप सभी का ध्यान, ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड की ओर चाहूंगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड की ओर चाहूंगा
ताकि आपको एक बार में ही कि अंतरराज्यीय प्रवास तो किसे कहते हैं और अंतरराज्यीय प्रवास किसे कहते हैं, ये एक बार में ही आपको क्या हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? देखिए बेटा, ठीक है, जैसे ये है बेटा राजस्थान, क्या है, राजस्थान। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि अंतरराज्यीय प्रवास क्या होता है ना, कि जब याद रखना बेटा, जब कोई कौन व्यक्ति, या कहूं तो बात बेटा, जब कोई मानव, समझ में आ गया, एक ही राज्य के, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूं ना, एक ही राज्य के, एक ही राज्य की रखना बेटा कितने जिलों, दो जिलों के मध्य, कितने जिलों के मध्य, दो जिलों के मध्य क्या करता है, गमन करता है। क्या करता है भाई, गमन करता है या प्रवेश करता है। समझ में आ गया? अब सुनिए ध्यान से कि अंतरराज्यीय प्रवास का मतलब क्या होता है, कि अंतरराज्यीय का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी एक राज्य लेना है और उसी राज्य के अंदर हमें दो जिलों के मध्य, कितने जिलों के मध्य, दो जिलों के मध्य जो है हमें क्या करना है, प्रवास दिखाना है। तो क्या बनेगा कि जाना बेटा, जब कोई मानव या कोई व्यक्ति, समझ में आ गया, एक ही राज्य, और एक ही राज्य मैंने ले लिया, जैसे यहाँ राजस्थान, कौन सा ले लिया, राजस्थान, और राजस्थान की भी मैंने यहाँ दो जिले ले लिए बेटा, एक तो निकाल दिया मैंने आपको यहाँ से अलवर, क्या निकाल दिया, अलवर, है ना, और एक दूसरा जिला मैंने राजस्थान का निकाल दिया, यहां से मैंने आपको भरतपुर, क्या निकाल दिया, भरतपुर। समझ में आ गया? तो एक ही राज्य के बराबर यहां क्या हो जाते हैं, दो जिले हो जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या मानव, समझ में आ गया, एक ही राज्य के या रखना बेटा कितने जिलों, दो विभिन्न जिलों के मध्य में बराबर क्या करता है, प्रवेश करता है या गमन करता है, तो याद रखिएगा बेटा, यही क्या कहलाएगा, आपका अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। कौन सा प्रवास कहलाता है, यही रखना बेटा जो है, ये एक ही राज्य के जब दो जिलों के मध्य, समझ में आ गया, जैसे मैंने कहा राज्य तो कौन सा हो गया, राजस्थान, और उसके दो जिले कौन कौन से हो गए, अलवर और भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर के मध्य में होने वाले इकाई को बेटा, प्रवास को ही क्या कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। उसके बाद में अपन निकालेंगे बेटा कौन सा, अंतरराज्यीय, कौन सा, अंतरराज्यीय प्रवास। तो अंतरराज्यीय प्रवास में निकालना बेटा कि राजस्थान के जस्ट नीचे मैंने आपको राज्य बना दिया गुजरात, क्या निकाल दिया, गुजरात। राजस्थान के जस्ट नीचे इधर, समझ में आ गया, कच्छ की खाड़ी के मुहाने, और याद रखना बेटा कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी के आसपास में राज्य निकल के आ जाता है, कौन सा, गुजरात। आ गया बेटा। तो अब बात करेंगे अपन अंतरराज्यीय प्रवास की। तो जब कोई व्यक्ति, परिभाषा वही रहेगी, समझ में आ गया, जब कोई व्यक्ति या मानव, याद रखना बेटा, है ना, एक राज्य से, कहां से बेटा, एक राज्य से किसी दूसरा राज्य कोई भी ले लेना, मैं तो यहां आपको एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात बता रहा हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी से दूसरा कोई सा भी राज्य ले लेना। समझ में आ गया? तो जब कोई व्यक्ति या मानव, समझ में आ गया, एक राज्य से रखना बेटा कौन से राज्य की ओर, दूसरे राज्य की ओर, समझ में आ गया, एक राज्य से रखना बेटा कौन से राज्य की ओर, दूसरे राज्य के मध्य में क्या करता है, गमन करता है या प्रवास करता है, तो इसे रखना बेटा क्या कहा जाता है, बोलो, इस होने वाले प्रवास को ही याद रखना क्या कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया? तो इन दोनों में हमें जो अंतर लिखना है ना, तो इधर देखना बेटा, एक तरफ तो बनेगा अंतरराज्यीय प्रवास, कौन सा बनेगा, अंतरराज्यीय प्रवास, और एक तरफ बनेगा, इसका नाम है अंतरराज्यीय प्रवास, कौन सा बनेगा, अंतरराज्यीय प्रवास। ठीक है, इन दोनों में अंतर निकालो बेटा। मैंने कहा था ना आपको कि दोनों में अंतर जो निकालना है, एक तो दोनों की इकाई को लेकर हो जाएगा, परिभाषा को लेकर के, इकाई को लेकर हो जाएगा, दोनों में अंतर एक तो दोनों की परिभाषाओं को लेकर के। समझ में आ गया? तो बनाना क्या पड़ेगी, परिभाषा इकाई की, अंतरराज्यीय प्रवास की। तो लिखना बेटा, जब कोई व्यक्ति या मानव, लिखना बेटा एक ही राज्य के दो विभिन्न जिलों के मध्य गमन करता है। क्या करता है भाई, दो विभिन्न जिलों के मध्य गमन करता है। अब इसका उदाहरण लिखना, जैसे उदाहरण में लिखना, राजस्थान राज्य की अलवर एवं भरतपुर जिले के मध्य होने वाला
होने वाला प्रवास। तो मैंने आपको पहले कहा था, है ना, क्या कहा था कि अंतरराज्य प्रवास और अंतरराज्य प्रवास दोनों में जब हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले कहा था कि दोनों की हमें क्या निकालनी है, एक तरफ तो परिभाषा, समझ में आ गया, दोनों की हमें जो है एक तरफ तो निकालनी है परिभाषा, कि ये परिभाषा तो हो जाती है काई की, अंतरराज्य प्रवास की, और ये परिभाषा हो जाती है अंतरराज्यीय प्रवास की। फिर दूसरा अंतर जो है बेटा, ना, काई में, अंतरराज्यीय प्रवास में और अंतरराज्यीय प्रवास में जो हमें दूसरा अंतर निकालना है, वो दोनों के याद रखना बेटा, हमें काई को लेकर निकालना है, उदाहरणों को लेकर निकालना है, समझ में आ गया। तो मैंने इधर देखना बेटा कि अंतरराज्यीय प्रवास किसे कहते हैं, कि जब कोई व्यक्ति या मानव, समझ में आ गया, एक ही राज्य के दो विभिन्न जिलों के मध्य में क्या करता है, गमन करता है, तो इसे याद रखना क्या कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिख देना बेटा, कौन सा राज्य, राजस्थान राज्य के दो विभिन्न जिलों, कौन कौन से, अलवर और भरतपुर जिलों के मध्य में होने वाला क्या, प्रवास। अब बात आती है बेटा यहाँ कि अंतरराज्यीय प्रवास किसे कहते हैं, ना, तो यहां निकालना बेटा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, समझ में आ गया, क्योंकि अंतरराज्यीय पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आ गया। अंतः की बात करते हैं तो एक ही राज्य के दो विभिन्न जिले, और जब बात करते हैं अंतरराज्यीय प्रवास की तो दो विभिन्न राज्यों के मध्य, समझ में आ गया, दो विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले प्रवास को क्या कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। आप सभी भी बेटा याद रखना, मेरे साथ साथ इस परिभाषा को कवर करें। क्या लिखना है कि एक राज्य से, कहां से बेटा, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य लोगों या मानव द्वारा गमन करने की प्रक्रिया को, या गमन करने को ही, ठीक है, या गमन करने को ही, या कहें तो बेटा गमन करने की काय को, प्रक्रिया को ही लिख देना बेटा, कौन सा प्रवास कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। दूसरी बात करेंगे, इन दोनों के मध्य में दूसरा अंतर निकालेंगे, है ना। तो एक तरफ तो दोनों की परिभाषाएं हो गई बेटा, और एक तरफ क्या निकालेंगे, दोनों के उदाहरण, समझ में आ गया। यानी कि अंतरराज्यीय प्रवास तो कैसे होता है, एक राज्य के दो, हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे दो जिले निकाल दिए। अब बात करेंगे अंतरराज्यीय प्रवास की, तो यहां हमें उदाहरण के तौर पर दिखाने हैं दो विभिन्न राज्य, समझ में आ गया, जैसे राजस्थान व गुजरात के मध्य, किसके मध्य, गुजरात के मध्य, समझ में आ गया। जैसा कि दो राज्य लेने हैं हमें, समझ में आ गया, कितने राज्य लेने हैं, दो राज्य, कौन से प्रवास में, अंतरराज्यीय प्रवास में। तो अंतरराज्यीय प्रवास की मैं बात कर रहा था बेटा आपको उदाहरण की, समझ में आ गया, और उदाहरण बिल्कुल इजी है। क्या बताया था मैंने आपको कि अंतरराज्यीय में तो एक ही राज्य के हमें लेने हैं बेटा दो जिले, समझ में आ गया, एक ही राज्य के दो जिले का मतलब अलवर से भरतपुर के मध्य होने वाला गमन, जैसे कि एग्जाम्पल, समझ में आ गया। और अब बात कर रहा हूं बेटा मैं काई की, अंतरराज्यीय प्रवास की, जिसमें हमें यह कहना है कि जब कोई मानव या लोग, समझ में आ गया, एक राज्य से, समझ में आ गया, किसके मध्य, किसी दूसरे राज्य के मध्य क्या करता है, गमन करता है या प्रवेश करता है, तो इस होने वाले प्रवास को अब हम क्या कहेंगे, बोलो, अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। तो मैंने कहा था आपको, है ना, कि अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास में क्या निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक तरफ तो दोनों की हमें क्या लिखनी है, परिभाषाएं, समझ में आ गया, काई की, एक तरफ तो अंतरराज्यीय की और एक तरफ काई की, एक तरफ निकलनी है हमें काय की निकालनी है, अंतरराज्यीय प्रवास की, ठीक है। तो दोनों की एक तरफ तो हो जाती हैं परिभाषाएं, क्लियर, और एक तरफ दोनों के उदाहरण के तौर पर हमें क्या निकालने हैं, दोनों के एग्जांपल्स, दोनों के उदाहरण, समझ में आ गया। जैसा कि मैंने आपको यह निकाला हुआ है क्या, कि अंतरराज्यीय में तो क्या होता है कि राजस्थान, लिख दिया मैंने आपको, राजस्थान राज्य के दो जिले, कौन कौन से, अलवर और भरतपुर के मध्य होने वाला प्रवास। अब यहां आपको क्या लिखना है, काई में, कि अंतरराज्यीय जो प्रवास है इसके उदाहरण में आपको क्या लिखना है, समझ में आ गया। तो लिखना बेटा, जैसा कि राजस्थान व किसके मध्य, दो राज्य लेने हैं हमें, जैसे कि एक तो ले लिया हमने राजस्थान और एक क्या ले लिया हमने, गुजरात, समझ में आ गया। तो काई के मध्य, राजस्थान व गुजरात के मध्य, पूरा कर देना आंसर, है ना, राजस्थान और गुजरात के मध्य होने वाला, समझ में आ गया, होने वाला प्रवास। अब आपको याद आ गया होगा कि दो राज्यों के मध्य होने वाले प्रवास को ही क्या कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। जबकि एक ही राज्य के, समझ में आ गया, जबकि एक ही राज्य के, याद रखना बेटा, कितने जिलों के मध्य, दो जिलों के मध्य, समझ में आ गया, होने वाले प्रवास को याद रखना बेटा, ये इधर ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। जैसा कि एक ही राज्य
एक ही राज्य का मतलब राजस्थान, और 2 जिले बराबर कौन कौन से हो जाते हैं? 2 जिले बराबर आपके निकाल दिए बेटा, अलवर और भरतपुर। समझ में आ गया जी। एक प्रश्न और जो है मैं आपको यहां आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, सेम इसी की तर्ज पर है, इसी के तर्ज पे है सेम। समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है कि हमने तो पढ़ा था यहां पे क्या, अंतरराज्यीय प्रवास पढ़ा था, और इधर क्या पढ़ा, अंतरराज्यीय प्रवास। अब हमें क्या करना है, एक तरफ तो लिखना है बेटा अंतः महाद्वीपीय प्रवास, और एक तरफ लिखना है हमें अंतर महाद्वीपीय प्रवास में बराबर क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। आप सभी से भी मेरा यही कहना है कि जो प्रश्न मैंने आपको बोला है, इस प्रश्न को भी अपनी नोटबुक कॉपी के अंदर जो है ऐड कर लेना। समझ में आ गया। आंसर मैं आपको बता रहा हूं अभी, है ना। तो देखिए बेटा, अगला प्रश्न है बेटा हमारा, तो ये तो हो जाता है अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास, जिसको कि मैंने आपको समझा दिया है और आंसर भी मैंने आपको लिख दिया है। समझ में आ गया। अब बात आती है कि जो आपने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी कि कितने देशों के मध्य, 2 देशों के मध्य होने वाले प्रवास को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास याद रखना बेटा कितने रूपों में, 2 रूपों में जो है हमें देखने को मिलता है। 2 रूप कौन कौन से हैं, 2 रूप कौन कौन से हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे मैंने आपको। एक तो हो जाता है अंतः महाद्वीपीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रवास के 2 रूप, एक तो अंतः महाद्वीपीय प्रवास और एक हो जाता है कौन सा, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। समझ में आ गया। तो हमारा अगला प्रश्न भी क्या है, हमारा अगला प्रश्न भी यही है, क्या है बेटा, कि अंतः महाद्वीपीय प्रवास और अंतर महाद्वीपीय प्रवास में बराबर क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बना दो बेटा ना। तो क्वेश्चन सीधा सीधा है, बनाइए बेटा अंतः महाद्वीपीय, कौन सा, अंतः महाद्वीपीय, ठीक है। और अंतः महाद्वीपीय के बाद में आगे चलिए बेटा, अंतः महाद्वीपीय एवं अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय, अंतः महाद्वीपीय, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इनके मध्य में जो होने वाला अंतर है वो देख लेना, कहीं सेम समझ जाओ दोनों को, सेम नहीं है। समझ में आ गया, दोनों अलग अलग हैं। तो एक तरफ तो क्या कह रहा है बेटा कि अंतः महाद्वीपीय, और एक तरफ कह रहा है बेटा कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास में। समझ में आ गया। अंतर महाद्वीपीय प्रवास में, अंतर महाद्वीपीय प्रवास में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। वही 2 कॉलम फिर दोबारा से बना लेना। समझ में आ गया। वही आंसर लिखने के लिए 2 कॉलम फिर से बना लेना, ठीक है। एक तरफ तो लिखना बेटा, एक तरफ तो लिखना बेटा अंतः महाद्वीपीय, अंतः महाद्वीपीय प्रवास, एक तरफ तो लिखना बेटा क्या, अंतः महाद्वीपीय प्रवास, और एक तरफ लिख देना बेटा अंतर महाद्वीपीय, क्या लिख देना, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, ठीक है। इन दोनों के मध्य में हमें क्या करना है, अंतर करना है। समझ में आ गया। तो काई के मध्य में हमें अंतर करना है बेटा कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास, और एक तरफ हमें निकालना है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। समझ में आ गया। और जैसा कि आपने इसे जस्ट पहले जो प्रश्न पढ़ा था आपने कि अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट करें, दोनों की यहां भी याद रखना बेटा ना, दोनों में अंतर जब हम यहां करेंगे तो दोनों की एक तो दोनों की तरफ एक तरफ क्या लिखनी है, परिभाषाएं, अंतर महाद्वीपीय की इधर परिभाषा और इधर इसकी परिभाषा। समझ में आ गया। फिर क्या करना है कि अंतः महाद्वीपीय प्रवास का हमें निकालना है उदाहरण। समझ में आ गया। और ऐसे ही याद रखना बेटा हमें काय का उदाहरण निकालना है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास का क्या निकालना है, उदाहरण निकालना है। समझ में आ गया। दोनों के मध्य में हमें लगभग कितने कितने अंतर कर देने हैं, 2 अंतर कर देने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। समझ में आ गया। सेम उसी की भांति है। समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा सा यहां बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं बेटा ना, क्या बदल जाएगा देखना। देखिएगा बेटा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बेटा वर्ल्ड का रेखा मानचित्र जो है उसका उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आपको समझने में थोड़ी सुविधा बनी रहे। समझ में आ गया। आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए जो है मैं यहाँ बेटा आपको यहाँ है ना वर्ल्ड का रेखा मानचित्र जो है बना करके, जो आपको अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा, कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास एवं अंतर महाद्वीपीय, समझ में आ गया, प्रवास में बराबर क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको यहाँ है ना विद मैप जो है मैं आपको यहाँ बेटा आंसर को समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। और उम्मीद करूँगा कि आपको एक बार में जो है बेटा प्रश्न का आंसर जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। एक बार में ही प्रश्न का आंसर जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको वर्ल्ड का रेखा मानचित्र बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, इधर यहाँ निकल के जाता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास में यही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। कौन सा है, न्यूजीलैंड। ठीक है, देखिए बेटा ये हो जाता है बेटा आपका उत्तरी अमेरिका, है ना। इधर क्या हो जाता है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है,
ये हो जाता है बेटा आपका दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाता है? दक्षिणी अमेरिका। ये हो जाता है बेटा आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। और उसके बाद में इधर देखिए 2 महाद्वीप हैं, है ना, और इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने वाली रेखा, सुना गया, मैंने रेखा बना दी। इन दोनों महाद्वीपों को लगभग क्या करने वाली? अलग करने वाली रेखा। इस अलग करने वाली रेखा को तो याद रखना, क्या कहा जाता है? यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। लिख दिया मैंने आपको यहाँ ना। क्या कहा जाता है? दोनों महाद्वीपों को, कौन कौन से 2 महाद्वीप? यूरोप और एशिया महाद्वीप, समझ में आ गया, को अलग करने वाली जो याद रखना बेटा रेखा है उसको मैंने क्या कह दिया? यूरेशिया। ठीक है। तो इधर आ जाता है बेटा यूरोप महाद्वीप। कौन सा आ जाता है? यूरोप महाद्वीप। और इधर आ जाता है बेटा एशिया। कौन सा आ जाता है? एशिया। समझ में आ गया। और ये निकालना चाहें तो हो जाता है बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इधर हो जाता है आपका न्यूजीलैंड। क्या हो जाता है? न्यूजीलैंड। समझ में आ गया। अब देखिए बेटा कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है और अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है। सबसे पहले निकालेंगे बेटा अपन कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है ना। तो अंतर महाद्वीपीय प्रवास का मतलब क्या होता है कि जैसा कि आपने अंतरराज्यीय में निकाला था, क्या निकाला था कि एक ही राज्य के 2 विभिन्न जिले निकाला था। बोलो अब हमें क्या कहना है कि हम पढ़ रहे हैं अंतर महाद्वीपीय प्रवास। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब एक ही महाद्वीप के कितने 2 विभिन्न किनके मध्य? राज्यों के, 2 विभिन्न देशों के मध्य। समझ में आ गया। तो अंतर महाद्वीपीय में क्या हो जाता है कि जब क्या रखना बेटा, अंतर महाद्वीपीय प्रवास का मतलब क्या होता है कि जब एक महाद्वीप ले लेंगे अपन, कोई भी ले लिया, जैसे एशिया ले लिया, जब एक ही महाद्वीप के 2 विभिन्न देशों के मध्य, समझ में आ गया, जब एक ही महाद्वीप के 2 विभिन्न देशों के मध्य कोई व्यक्ति या कोई मानव क्या करता है? गमन करता है, तो इस होने वाले प्रवास को ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है? ये इधर निकाल देना, क्या कहा जाता है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। जैसा एग्जाम्पल देखना, जैसा एशिया महाद्वीप निकाल लिया। एशिया महाद्वीप के 2 देशों में एक तो स्वयं हमारा देश भारत कौन से महाद्वीप में आ जाता है? एशिया महाद्वीप में आ जाता है। आ गया। और यहीं से अगर मैं एशिया महाद्वीप का दूसरा देश एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी निकाल लो आप, ना, मैंने तो निकाल दिया है बांग्लादेश। कौन सा निकाल दिया है? बांग्लादेश। समझ में आ गया। तो एक ही महाद्वीप हो गया भैया एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के 2 विभिन्न देश, एक तो हो गया भारत और एक क्या हो गया? बांग्लादेश। तो याद रखना एक ही महाद्वीप के 2 देश, कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। इन दोनों के मध्य में होने वाले प्रवास को ही क्या कहा जाता है? बोलिए अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात आती है कहीं की अंतर महाद्वीपीय प्रवास की। तो अंतर महाद्वीपीय प्रवास में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या मानव, समझ में आ गया, एक महाद्वीप से, कहां से भाई? एक महाद्वीप से किसी अन्यत्र दूसरे महाद्वीप की ओर, समझ में आ गया, एक महाद्वीप से किसी अन्यत्र दूसरे महाद्वीप की ओर क्या करता है? गमन करता है। तो इसे याद रखना क्या कहा जाता है? इसे अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। जैसा याद रखना बेटा एशिया से किसके मध्य? बोलो 2 महाद्वीप निकालने हमें, क्या निकालने हैं? 2 महाद्वीप। इसमें एक महाद्वीप के 2 देश नहीं निकालने हैं, उल्टा सीधा मत कर देना, बार बार कह रहा हूं आपको, है ना। तो अंतर महाद्वीपीय प्रवास में हमें क्या करना है बेटा कि जब कोई व्यक्ति या मानव एक महाद्वीप से, समझ में आ गया, दूसरे महाद्वीप की ओर, समझ में आ गया, क्या करता है? गमन करता है। तो इसे याद रखना क्या कहा जाता है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले, है ना, जब कोई मानव या लोग एक ही महाद्वीप के 2 विभिन्न देशों के मध्य, 2 विभिन्न देशों के मध्य प्रवेश करता है या गमन करता है, प्रवेश करता है या गमन करता है, तो लिख देना बेटा क्या कहलाता है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। ठीक है। एक तरफ तो इसकी परिभाषा आ जाती है ना, और एक तरफ दूसरा अंतर निकालने के लिए इसी का, किसी का बेटा कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास का हमें अब क्या निकालना है? उदाहरण। क्या निकालना है? उदाहरण। तो निकालो उदाहरण, है ना। जैसे एशिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के 2 विभिन्न देश, एशिया महाद्वीप के 2 विभिन्न देश, 2 विभिन्न देश, कौन कौन से बताया था ना आपको? भारत व किसके मध्य? भारत व बांग्लादेश। कौन सा देश? भारत व बांग्लादेश के मध्य
के मध्य होने वाला प्रवास। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कि जैसे कि कहाँ से कहाँ, जैसा कि एशिया महाद्वीप के दो विभिन्न देश भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला प्रवास, ये उदाहरण बन जाता है काई का, अंतः महाद्वीपीय प्रवास का। इधर उल्टा कर दो, क्या करोगे, बनाओ इधर पहला पॉइंट, एक महाद्वीप से, समझ में आ गया, एक महाद्वीप से बना दो, आपको परिभाषा तो याद हो ही गई होगी ना, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य लोगों या मानव द्वारा गमन करने को ही, ठीक है, एक महाद्वीप से, मैं बार बार कह रहा हूं, अंतर महाद्वीपीय में क्या हो जाएगा, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, समझ में आ गया, लोगों या किनके द्वारा, मानव द्वारा गमन करने को ही लिख देना, क्या कहलाता है बेटा, गमन करने को ही लिख देना, क्या कहलाता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा अंतर दोनों की तरफ मैंने बताया था ना आपको, क्या काय को लेकर करना है, उदाहरणों को लेकर करना है, तो लिख देना, जैसे एशिया महाद्वीप से, कहां से भाई, जैसे एशिया महाद्वीप से, जैसे एशिया महाद्वीप से लिख देना, दूसरा कोई भी महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, है ना, जैसा कि एशिया महाद्वीप से कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के मध्य प्रवास करना, क्या करना, प्रवास करना। उतार लो बेटा यहां तक, है ना, उतारिए। प्रश्न हमारा जो था बताई थी मैंने आपको, अंतर महाद्वीपीय प्रवास एवं अंतर महाद्वीपीय प्रवास में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। सीधा सीधा प्रश्न है हमारा ना। तो देखिए बेटा, इस प्रश्न को आपसे, इससे जस्ट पहले जो आपने प्रश्न पढ़ा था उससे बिल्कुल सेम मानो, आप समझ में आ गया, लेकिन वहां जो है आपका राज्य बदल जाएंगे, है ना, एक राज्य से दूसरा राज्य इधर बदल जाएगा, समझ में आ गया, इधर क्या हो जाएगा कि एक ही महाद्वीप के, समझ में आ गया, एक ही महाद्वीप के दो विभिन्न देशों के मध्य, समझ में आ गया, जैसा कि भारत और किसके मध्य, बांग्लादेश के मध्य होने वाले प्रवास को क्या कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। जबकि अंतर महाद्वीपीय प्रवास कौन सा होता है कि यार ना बेटा, जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय, समझ में आ गया, या कोई व्यक्ति या लोग जो होते हैं यार ना बेटा, कहां से, एक महाद्वीप से, समझ में आ गया, एक महाद्वीप का मतलब एशिया और दूसरा महाद्वीप का मतलब यूरोप, समझ में आ गया, एशिया से कहां की ओर, यूरोप की ओर, या यू भी हो सकता है यूरोप से कहां की ओर, एशिया की ओर, कैसे भी निकाल दो, समझ में आ गया, एशिया से यूरोप की ओर या यूरोप से एशिया की ओर, हमें दिखाने हैं दो क्या, महाद्वीप, समझ में आ गया। तो यार बेटा, जब है ना विभिन्न दो महाद्वीपों के मध्य, समझ में आ गया, या कहूं तो बेटा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य होने वाले काय को बेटा, प्रवास को या गमन को ही क्या कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल जरूर लिख देना, क्या एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दिखाया हुआ मैप में, क्या कि एशिया महाद्वीप से कहां के मध्य, यूरोप महाद्वीप के मध्य होने वाले प्रवास को ही यार बेटा क्या कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। उतार लो यहां तक, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब देखिए बेटा, यहां तक आपने उतार लिया हो, तो अगला प्रश्न मैं आपको लिखने जा रहा हूं कि अनाकर्षक क्षेत्र किसे कहते हैं। कौन सा क्षेत्र, अनाकर्षक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रश्न उतार लेना बेटा ना, कि अनाकर्षक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रश्न सीधा सीधा है ना। देखो प्रश्न क्या है, अनाकर्षक क्षेत्र, अनाकर्षक क्षेत्र किसे कहते हैं। अब देखिए बेटा, अनाकर्षक क्षेत्र कौन से होते हैं, ये अपने आप में यार बेटा वे क्षेत्र होते हैं जो यार बेटा किनको, सीधी सी परिभाषा है, जो लोगों को, या कहूं तो बेटा किनको, व्यक्तियों को, किनको भाई, व्यक्तियों को यार बेटा अपनी ओर, समझ में आ गया, अपनी ओर क्या नहीं करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। सीधी सी परिभाषा है, समझ में आ गया, काय की, अनाकर्षक क्षेत्र की, ठीक है ना। तो अपनी ओर क्या नहीं करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। पहले तो प्रश्न बनाओ आप, प्रश्न क्या है कि अनाकर्षक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है ना, कि अनाकर्षक क्षेत्र किसे कहते हैं। और अनाकर्षक क्षेत्र की सीधी सीधी परिभाषा है बेटा, है ना, क्या परिभाषा है कि यानी कि यार बेटा ये अपने आप में क्या होते हैं, वे क्षेत्र होते हैं जो व्यक्तियों को अपनी ओर क्या नहीं करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। समझ में आ गया। कहें तो यहां कहीं ना कहीं कहें तो बेटा ये क्षेत्र अपने आप में क्या होते हैं,
कहूँ तो इन क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का अभाव पाया जाता है, नहीं करेगा व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित, बोलो करेगा क्या? पेयजल की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, शिक्षा की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, या कहूँ तो यहाँ कोई ना कोई पर्यावरणीय क्या पाई जाती है, समस्या पाई जाती है, या कहूँ तो यहाँ कोई बाढ़ आ रही है, कोई प्राकृतिक आपदा पाई जा रही है, चक्रवात आता है, या भूकंप देखा जाता है, या ज्वालामुखी देखा जाता है, या भूस्खलन देखा जाता है। समझ में आ गया? तो ये क्षेत्र कैसे हो जाते हैं? अनाकर्षक क्षेत्र। समझ में आ गया? और सबसे बढ़िया उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, कि एशिया की, यहां है बेटा आपका महाराष्ट्र, है ना, और महाराष्ट्र में मैं यहां निकाल देता हूं मुंबई, है ना, और मुंबई के निकट, है ना, महाराष्ट्र में किसके निकट? मुंबई के निकट, है ना, बस्ती का नाम है धारावी बस्ती। कैसी बस्ती है? धारावी बस्ती। बस्ती का नाम है धारावी बस्ती। याद रखना, जो कि आगे बता रहा हूं मैं आपको, क्या कर रहा हूं ना, जो कि याद रखना बेटा कौन से महाद्वीप की? एशिया महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की? एशिया महाद्वीप की। याद रखना, इसे सबसे विशालतम, समझ में आ गया, इसे सबसे कौन सा? विशालतम, है ना, क्या मानी जाती है? ये एशिया की सबसे विशालतम गंदी बस्ती, या इसी को माना जाता है एशिया की सबसे, याद रखना बेटा कौन सी बस्ती? मलिन, क्या माना जाता है? बस्ती माना जाता है। तो आपको कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बेटा, ना, एक नंबर का क्वेश्चन क्या बन जाता है? मोस्ट कर देना इसको भी, है ना। क्वेश्चन क्या बनाया मैंने आपको कि भारत की तो है ही, भारत की तो सबसे विशालतम गंदी बस्ती है ही, लेकिन यहां प्रश्न मैंने आपको यह भी बना रखा है कि एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम गंदी बस्ती कौन सी है ना। विशालतम गंदी बस्ती या मलिन बस्ती, समझ में आ गया। और मलिन या गंदी बस्तियां क्या होती हैं? यहाँ कहें तो बेटा पर्यावरणीय समस्याएं पाई जाती हैं, पर्यावरण प्रदूषण पाया जाता है, सकड़ें जो होती है कैसी होती हैं? सक्रिय होती हैं, समझ में आ गया। मच्छरों का यहाँ पे आतंक पाया जाता है, सामाजिक अपराधों में भी, समझ में आ गया, अनेक प्रकार के कहूँ तो बेटा कुप्रवृत्तियों में भी लोग जो है क्या पाए जाते हैं? संलग्न पाए जाते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, हत्या करना, लूटपाट करना, और मदिरा के या शराब के सेवन में भी यहाँ लोग जो है क्या पाए जाते हैं? लिप्त पाए जाते हैं। यहाँ जो मकान होते हैं, अधिवास होते हैं, इन मकानों में निवास करने वाले लोगों की संख्या भी क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ अधिकांश जो मकान होते हैं, मकान जो होते हैं, अधिवास जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? कोठरी नुमा। कैसे होते हैं? कोठरी नुमा, समझ में आ गया। यहाँ जो 4 पहिया का जो वाहन होता है उसका तो लगभग प्रवेश कैसा होता है? वर्जित होता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो सड़कें होती है बिल्कुल कैसी होती हैं? सक्रिय होती हैं, समझ में आ गया। कैसी होती हैं? सक्रिय होती हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, समझ में आ गया। सूर्य का प्रकाश जो है लगभग इन वस्तुओं में जो है सूर्य के प्रकाश का लगभग क्या देखा जाता है? अभाव देखा जाता है, समझ में आ गया। सूर्य का प्रकाश तो लगभग पहुंच ही नहीं पाता है, समझ में आ गया। कौन सी बस्तियों में? गंदी बस्तियों में या मलिन बस्तियों में। ये तो गंदी बस्ती है। तो एशिया की सबसे विशालतम गंदी बस्ती या मलिन बस्ती बराबर कौन सी है? इसका नाम आप याद रखना बेटा, मुंबई के निकट, है ना, महाराष्ट्र में मुंबई के निकट कौन सी बस्ती है? धारावी बस्ती, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे विशालतम क्या मानी जाती है? गंदी बस्ती मानी जाती है। तो हमारा प्रश्न यह था बेटा कि अनाकर्षक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आपको परिभाषा क्या लिखनी है बेटा? यानी ये वे क्षेत्र होते हैं, लिख देना पूरा, ये वे क्षेत्र होते हैं जो लोगों को या व्यक्तियों को अपनी ओर क्या नहीं करते हैं? आकर्षित नहीं करते हैं, अनाकर्षक क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनाकर्षक क्षेत्र कहलाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। चलती हुई क्लासों के दौरान जो आपको एक असुविधा का सामना करना पड़ा है, समझ में आ गया बेटा, इसी दौरान आपके लिए यहाँ से वीडियो बना दी गई है, ठीक है। जो टॉपिक हमारा ऑलरेडी क्लास के अंदर चला हुआ था उसको वहीं से आगे बढ़ाते हुए ना, जो मैंने आपके लिए आज वीडियो बनाई है कवर कर लेना, है ना बेटा, बता लेना फेयर कॉपी में, कोई दिक्कत? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आगे फिर नेक्स्ट, है ना बेटा, जैसी भी बात होगी आपके पास सूचना पहुंचेगी, है ना, क्लास के बारे में, समझ में आ गया। जैसी भी सूचना होगी, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन आपको पढ़ाते रहेंगे, और अगर ऑफलाइन के लिए आपको कहीं लगा कि ऑफलाइन के लिए कहीं सरकार निर्देश देती है अपने, तो आपको ऑफलाइन भी इन्वाइट कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, टेक केयर।